नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में खुला मंच है आपके लिए, जिसमें हम सोमवार से शुक्रवार हर दिन नए जो खेती किसानी से संबंधित विषय हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि उनके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, कोई दुविधा है आपके मन में, तो वो आप दूर कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। बता दें आपको आज के इस अंक में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों की तुड़ाई व प्रक्षेत्र प्रबंधन पर। जी हाँ, एक विषय हमारा ये रहेगा। साथ ही जानकारी देंगे आपको हम शरदकालीन गन्ने में अंतः फसलीय प्रबंधन पर। तो ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। जब भी आप कॉल करेंगे तो कोई भी पैसा भी आपका नहीं लगेगा। और साथ ही आपको बता दें, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर RM शर्मा, जो प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग IRI पूसा, नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। नींबू वर्गीय फल के बागों का प्रबंधन आप किस तरह से कर सकते हैं, तुड़ाई की बात करें, प्रक्षेत्र प्रबंधन की बात करें, किस तरह से आपको कार्य करना है, साथ ही जो शरदकालीन गन्ना है उसमें अंतर फसलीकरण का क्या महत्व है, किस तरह से आपको कार्य करने हैं, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है तो बस आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे, आपके जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ हम हमारी चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। नींबू वर्गीय फसलों के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शर्मा, आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नींबू वर्गीय हम फलों की जब बात करते हैं तो इनका महत्व क्या हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे हम जानते हैं कि कोरोना में सिट्रस फूड्स, नींबू वर्गीय जो फल हैं, उनकी काफी मांग है। हाँ, देखिए, नींबू वर्गीय फलों का सिर्फ कोरोना में ही नहीं, मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि नींबू वर्गीय फल एक समूह है जिसमें आपका किन्नो, मीठी नारंगी, ग्रेप फ्रूट, टेंजरिन्स, लेमन, लाइम, बहुत सारे फल, पोमेलो, बहुत सारे फल आते हैं। और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये है कि अगर हम नींबू वर्गीय फल एक श्रेणी के साथ श्रेणीवार अगर हम लगाते हैं तो कम से कम साल में आप 8 से 9 महीने आय ले सकते हैं, क्योंकि इनकी तुड़ाई का जो समय है वो अलग अलग है। दूसरा, जैसा आपने बात कही कि कोरोना का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में जो विटामिन C जो है वो इम्यूनिटी देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। तो अगर नींबू वर्गीय फलों का अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप प्राकृतिक तौर पे जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी और आप इस पैंडेमिक से भी बच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो काफी महत्व है इसका, चाहे हम सेवन की ही बात कर लें या फिर हमारे किसानों को हम खेती की ही बात बता दें, तो इसका काफी लाभ ले सकते हैं हमारे किसान सही तरीके से अगर प्रबंधन करते हैं। तो क्या प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लें इस खास रिपोर्ट पर। ये
और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फलों की तुड़ाई बाजार की मांग और प्रचलित फलों के मूल्य को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। कागजी नींबू और लेमन के फल हल्के पीले होने पर तोड़ने चाहिए, जबकि मीठी नारंगी और कीनू की तुड़ाई तब करनी चाहिए जब उसमें कुल ठोस पदार्थ व अम्लता का अनुपात 14 से अधिक हो। वहीं अगर प्रबंधन की बात करें तो नींबू वर्गीय फलों को कैंकर रोग से बचाने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 250 ग्राम मात्रा को प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। 5 किलो नीम खली को 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव भी किसान कर सकते हैं। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फलों में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर शुक्ला का, जो हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला, जब हम शरदकालीन गन्ने की बात करते हैं, इसमें अंतर फसलीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो कितना महत्व है इसका, कितना महत्वपूर्ण है ये कदम? नमस्कार किसान भाइयों, शरदकालीन गन्ने में अंतर फसल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब बुआई शरद काल में गन्ने की बात करते हैं तो वो अक्टूबर के महीने में बुआई की जाती है। इसलिए अभी शरदकालीन गन्ना जो किसान भाई होंगे वो उनकी बुआई लगभग हो चुकी होगी और हो सकता है कि कुछ बाकी हो, क्योंकि अभी नवंबर का प्रथम हफ्ता तक बुआई चल सकती है। तो महत्व इसका इसलिए है कि जब हम बसंतकालीन गन्ना बुआई करते हैं फरवरी मार्च में, या बुआई जो अप्रैल मई में लेट देरी से करते हैं, तो इसमें शरदकालीन गन्ने में बुआई के बाद जो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का जो समय मिलता है जाड़े में, उसमें गन्ने की बढ़वार कम होती है। और जब गन्ने की बढ़वार जाड़े में कम होती है तो किसानों के पास ये रहता है कि ये कोई अंतर फसल दूसरी लगा दें जिससे कि फायदा अधिक से अधिक कमाया जा सके। तो पहली बात तो ये है कि शरदकालीन गन्ने की जो वृद्धि के लिए समय अधिक मिलता है, इसलिए दूसरी जैसे रबी फसल कोई भी किसान लगा सकते हैं। आलू लगा सकते हैं, आलू का बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। गन्ने के साथ राजमा लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं और लहसुन लगा सकते हैं। बहुत प्रकार की फसलें जो किसान भाई ले रहे हैं वो गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में लगा सकते हैं। इससे 2 चीजें होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि गन्ना 1 साल की फसल है, तो जब किसान भाई बोएंगे अक्टूबर में, अगले साल नवंबर दिसंबर में कटाई करेंगे तो 1 साल बाद ही उनको आय मिलेगी। लेकिन अगर इसमें अंतर फसल लगा देते हैं तो वो अंतर फसल के कारण वो 3 से 4 महीने में उन्हें कुछ आय मिल जाती है और उस आय से वो गन्ने के पोषण और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और उसके कारण जो है उनको फायदा पहले भी हो सकता है। तो शरदकालीन गन्ने का ये महत्व है। दूसरे महत्व सबसे बड़ा ये है कि शरदकालीन गन्ने की उपज ज्यादा होती है बसंतकालीन गन्ने के तुलना में। तो फरवरी मार्च के गन्ने की तुलना में इसकी लगभग 25% अधिक उपज होती है और चीनी का परता भी अधिक होता है। तो कुल मिलाकर के ये मिल के लिए भी फायदेमंद होता है, किसान के लिए भी फायदेमंद होता है। ये शरदकालीन गन्ने का इसलिए महत्व है। जी, तो शरदकालीन गन्ना अगर हमारे किसान लगाते हैं तो उपज भी उन्हें काफ़ी अच्छी मिलती है और साथ ही साथ फसलीकरण कर लेते हैं, उसमें अंतर फसलीकरण कर लेते हैं तो आपको न केवल आपकी खेतों की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता काफ़ी अच्छी बनी रहती है, साथ ही साथ आपको समय समय पर आय का साधन भी आपके लिए यहाँ पर बन जाता है। तो बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस तरह से कर सकते हैं आप इसके लिए प्रबंधन कार्य जानेंगे और हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। लगाकर 3 से 4 महीने में ही प्रारंभिक लागत मूल्य लिया जा सकता है। गन्ने की किसी भी दूसरी फसल से प्रतिस्पर्धा नहीं है। ऐसे में साल भर उपलब्ध साधनों और मजदूरों का सदुपयोग भी हो जाता है।
गन्ने की बुआई साल में 2 बार की जाती है। शरदकालीन गन्ने की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है और फसल 10 से 14 महीने में तैयार हो जाती है। गन्ने के बीज का चुनाव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। किसान बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का ही उपयोग करें। गन्ने की बीज की उम्र लगभग 8 महीने या कम हो तो अंकुरण अच्छा होता है। बीज ऐसे खेत से लें जिसमें रोग व कीटों का प्रकोप ना हो और जिसमें खाद पानी समुचित मात्रा में दिया जाता रहा हो। हर 4 से 5 साल बाद बीज बदल दें। बीज काटने के बाद कम से कम समय में बोनी कर दें। गन्ने की फसल की बढ़वार शुरू के 2 से 3 महीने तक धीमी गति से होती है। ऐसे में गन्ने की 2 कतारों के बीच की जगह काफी समय तक खाली रह जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कम अवधि की फसलों को अंतर्वर्ती खेती के रूप में उगाया जाए तो निश्चित रूप से गन्ने की फसल के साथ साथ प्रति इकाई अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। इसके लिए किसान गन्ने के साथ आलू, प्याज, मटर, धनिया और चना अंतर्वर्ती खेती के रूप में लगा सकते हैं। तो देखिए अभी आपने एक और खास रिपोर्ट आई है। इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान रखें कि आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। बस आपको फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करना है, आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल जानेंगे, आपके जवाब जरूर पहुंचाएंगे आप तक। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने बताया कि नींबू वर्गीय फलों की हम बात करते हैं तो काफी अच्छा महत्व है, चाहे हम किन्नू, मौसमी, माल्टा किसी की भी यहाँ पर बात करते हैं। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जैसे अभी सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रमुख बातें हैं जो हमारे किसान ध्यान में रखें? देखिए, सबसे आवश्यक बात यह है कि नींबू वर्गीय फल रस के लिए उगाए जाते हैं और जैसे जैसे हम लेट होते हैं, ऐसे फल जिनकी तुड़ाई नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में होती है, उस समय जो नींबू वर्गीय फलों का जो कंजप्शन है तो हमारा उपभोक्ता उसको थोड़ा बचता है, क्योंकि कहीं ठंड न हो जाए, कहीं कोल्ड न हो जाए। तो हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि हम इस तरह की प्रजातियां चुनें कि जिनकी तुड़ाई अक्टूबर या 15 नवंबर से पहले होगी, तो उनकी बाजार में जूस की डिमांड ज़्यादा रहती है और हमारे किसान भाई ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान ने, पूसा संस्थान ने पूसा शरद और पूसा राउंड 2 ऐसी मीठी नारंगी की प्रजातियाँ विकसित की हैं जिनमें मौसम्मी की तुलना में रस भी ज़्यादा है और उनकी तुड़ाई जो है इस बार 10 अक्टूबर से आरंभ हो गई। तो क्योंकि अक्टूबर में गर्मी ठीक पड़ती है तो लोग जूस ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा जूस होने की वजह से आपको जूस की उपज भी ज़्यादा मिलेगी और आपको आपका जो फल है वो ज़्यादा ऊंचे दामों में बिकेगा। जैसे जैसे हम लेट होते जाएंगे, जैसे आजकल अक्टूबर नवंबर का महीना आरंभ हो गया है तो लोगों ग्रेप फ्रूट की तुड़ाई चल रही है, तो ग्रेप फ्रूट का जूस भी लोग पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ठंड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो नींबू वर्गीय फल हैं उनका जो बाजार भाव है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। जैसे किन्नू जनवरी में आता है, तो जनवरी दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आता है, तो उसका दाम जो है उत्तर भारत में उतना नहीं मिल पाता जितना कि अक्टूबर और नवंबर में पकने वाले फलों का मिलता है। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहूँगा कि ऐसी प्रजाति लगाएं जो आपकी अक्टूबर और 15 नवंबर से जिनकी तुड़ाई पहले होती है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आय मिले। इसके अलावा जैसे लेमन और लाइम दोनों हैं, तो इनमें दोनों में ही जो है 2 फसलें आती हैं। एक पहली फसल तो आती है लगभग जुलाई और अगस्त के महीने में और दूसरी फसल आती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो इसी तरह कागजी नींबू की हमारी 2 प्रजातियां हैं जो मार्च में भी आपको फल दे सकती हैं। तो पूसा उदित और पूसा अभिनव, ये 2 प्रजातियां हैं जिनको अगर हमारे किसान भाई लगाते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा जो लेमन है उसका प्रयोग ज़्यादातर अचार में किया जाता है, तो उसकी कागजी कला हमारे संस्थान की एक पुरानी प्रजाति है जिसके पौधे हमारे संस्थान से मिलते हैं और सारे जितनी प्रजातियां हम लोग विकसित कर रहे हैं किसानों के लिए, उन सबके पौधे हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं। तो वो समय से बुकिंग करा के हमारे किसान भाई ले सकते हैं और श्रेणीवार लगाएं। कितना लगाएं ये बहुत आवश्यक है ताकि आप कम से कम साल में 8-9 महीने आय कमा सकें। ऐसा कोई दूसरा फल नहीं है जिसमें इतने लंबे समय तक हमारे किसान भाइयों को आय मिले।
जी बिल्कुल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई है कि आपको कब उसकी तुड़ाई लेनी है, उसके लिए पहले ही आप सही जो प्रजातियां हैं उसका चयन करें। किस तरह से आप सही प्रजातियों का चयन कर सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने अभी विस्तृत रूप से समझा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और इसी के अनुसार योजनागत तरीके से ही आप जो नींबू वर्गीय फल हैं उनके बाग अगर आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप लगा पाएंगे बिल्कुल। और किस तरह से तुड़ाई करनी है, क्या प्रबंधन कार्य करने हैं, सावधानियां बरतनी है, गन्ने की फसल में क्या आपको अभी कार्य करने की जरूरत है, इन तमाम बातों पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नींबू वर्गीय फलों के प्रबंधन पर और साथ ही साथ शरदकालीन गन्ने में अंतःफसली प्रबंधन पर। और इसके संबंध में अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शुक्ला का यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर शुक्ला, आपने बताया कि अंतःफसलीकरण का बहुत ज्यादा महत्व है अगर हमारे किसान इससे जुड़ जाते हैं। शरदकालीन गन्ने की जब वो खेती कर रहे हैं, समय समय पर उन्हें आय मिलती है। तमाम आपने यहाँ पर बिल्कुल जो फसलें हैं उनके बारे में भी बताया है जिसका चुनाव कर सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं, जानेंगे आपसे। लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मिंटू जी, आप अपना सवाल पूछें। अजी सवाल यहाँ गन्ना बो रखा है, सारे गन्ने की स्थिति जी जी। डॉक्टर शुक्ला, क्या कहेंगे आप? क्या अभी सवाल सुना आप अपना नहीं? सवाल दोहरा दीजिए मिंटू जी। क्या समस्या क्या है? जी, इनका जो वो है कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, हम साफ तौर पर सुन नहीं पाए हैं। जितना हम समझ पाए हैं वो यही है कि गन्ना लगा रखा है, 8-10 महीने हो गए हैं, लेकिन बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है। वो शरदकालीन गन्ना नहीं होगा, कोई बात नहीं। इसका मतलब पिछले मार्च में गन्ना लगाया होगा उन्होंने जी। तो पिछले मार्च में जो गन्ना लगाया होगा, अब की बार कोरोना काल के बाद से जो है कुछ समस्या आई है। अगर अब वो किस प्रकार का खरपतवार प्रबंधन किए, कैसा पानी का प्रबंधन रहा, क्योंकि अगर पिछले फरवरी मार्च का गन्ना लगा है तो अब तक जो बढ़वार है वो पूरी हो चुकी है गन्ने में। और अगर वो देर से लगा हुआ होगा तो हो सकता है कम हुई, वो किस प्रजाति का उन्होंने वहाँ प्रयोग किया है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि अभी इसकी शरदकालीन गन्ने की बात तो नहीं थी, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर उन्होंने ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे उन्होंने अगर ये कहा कि बढ़वार नहीं हुई है गन्ने में, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है गन्ने में बुआई के बाद जो 90 से 120 दिन का समय होता है, वो खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी समय होता है। उसमें खरपतवार का प्रबंधन होना चाहिए। अगर वो गन्ना फरवरी मार्च का है और जून तक खरपतवार प्रबंधन कर लिया और पानी की कमी नहीं हुई तो बढ़वार जरूर होगी।
बशर्ते जो प्रजाति लगी हो वो प्रजाति उस क्षेत्र के लिए संस्तुत की गई हो, क्योंकि कभी कभी किसान भाई कुछ प्रजाति मिल जाती है दूसरे क्षेत्र की भी वो लगा देते हैं। अगर प्रजाति का चुनाव सही है और गर्मी में फरवरी मार्च से लेकर के जून तक जो है गुड़ाई सही की गई है, पानी की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, गन्ने की बढ़वार जरूर होगी। अगर कोई विशेष रूप से कहीं कीट या व्याधि का प्रकोप हुआ हो तो अगर जैसी बात करेंगे वैसा हम उसका सुझाव दे सकते हैं। ये तो पहली बात रही जो कि अभी आगे अगर जुड़ेंगे तो बताएंगे। अब उसके अगर आगे शरदकालीन गन्ने की बात करें तो जी डॉक्टर शुक्ला, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। शरदकालीन गन्ने के बारे में हम विस्तार से आपसे जानकारी जरूर यहाँ पर लेंगे। महाराष्ट्र से आसाराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। आसाराम जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी सवाल पूछें। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नींबू के बारे में क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं? नींबू, हमको ये बताना था कि नींबू की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? महाराष्ट्र के दुलिया से कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? अच्छा, नींबू के बारे में किस लगाने के लिए? हाँ, जी देखिए, नींबू दो तरह का नींबू होता है, एक जिसको लेमन कहते हैं, एक दूसरा लाइम कहते हैं। जी। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं जो कांटे वाला है, कागजी नींबू जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए महाराष्ट्र से जो कृषि विश्वविद्यालय है उनसे काफ़ी सारी प्रजातियां वहाँ से विकसित की गई, जिसमें परमालिनी है, विक्रम है। इन प्रजातियों को आप वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नागपुर केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, वहाँ से भी एनआरसी नींबू निकाला गया, आप उसको भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर पूसा संस्थान की प्रजाति अपने यहाँ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पूसा उदित और पूसा अभिनव हमारे संस्थान ने विकसित की हुई हैं, आप उनको भी अपने यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की प्रजातियाँ हैं, बेहतर है कि आप जैसे कोंकण सीडलेस है वो लेमन में आता है, और प्रमालिनी और विक्रम और एनआरसी नींबू जो नागपुर से निकला है, आप उन प्रजातियों को अपने यहाँ लगाएंगे तो आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जी, तो आसाराम जी, तमाम प्रजातियां हैं जिनका जिक्र अभी हमारे विशेषज्ञ ने किया है। आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं और अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। और देखिए किसान भाइयों बहनों, हम लगातार यहाँ से बताते रहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र के अनुसार जो उन्नत किस्में विकसित की गई हैं उन्हीं का चयन करना है। लगातार हमारे वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहते हैं, तब जाकर वो किस्में विकसित होती हैं आपके क्षेत्र के अनुसार, जो जलवायु के अनुसार है वो। और ऐसी ही तमाम जानकारियां हम भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। सरकार भी अग्रसर है कि आपकी खेती किसानी और भी सहूलियत भरी हो, उन्नत हो। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, जैसे हाल ही में नए कानून भी बनाए गए हैं जो आपके फायदे के लिए है। आइए पहले उससे जुड़ी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, फिर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृषि और किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी इन्हीं में से एक है। ये अधिनियम वर्तमान में मौजूद विकल्पों को नई व्यवस्था देने के लिए बनाया गया है। चाहे वो वर्तमान व्यवस्था मंडी की हो या एमएसपी की हो, उसे बरकरार रखा गया है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के लागू होने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा।
वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। हाल ही में लाए गए दोनों अधिनियमों के माध्यम से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इन अधिनियमों के माध्यम से किसानों की उपज के लिए ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी खोली गई है। इससे किसानों को और अधिक विकल्प मिल सकेंगे और किसान अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य ले सकेंगे। देखा आपने कि सरकार अग्रसर है आपके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया है सरकार द्वारा, ताकि आप कड़ी मेहनत करके जो फसलों का उत्पादन करते हैं उसका अच्छे मूल्य आपको मिल सके, आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिल सके। और इसके लिए हम लगातार यहाँ से कोशिश करते हैं कि आपको ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो देते रहें, ताकि आप इन्हें समझें और इनसे लाभान्वित हो सके। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हरियाणा से जयसिंह जी ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर जी मेरे दो सवाल हैं। एक तो आप फोन हमारा अटेंड कर लिया करो, नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, मैं 89 घंटा बोल रहा हूँ, उसमें सुक्कड़ की शिकायत है, और डॉक्टर साहब का कोई पर्सनल नंबर दे सकते हो जो डॉक्टर अपने पास रखते हैं हमें सलाहकारी के लिए, तो आप उसे भी दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी डॉक्टर शुक्ला, क्या कहेंगे आप? गन्ना जो है वो सूख रहा है, 89 बीज है जी, मुद्दा है जी। जी मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने कौन प्रजाति लगाई है हरियाणा में? 89 है जी, 0089। ऐसा है कि देखिए, अभी कुछ गन्ना सूखने की, कुछ प्रजाति में लाल गलन की भी समस्या आई है। मैं एक नंबर इनको देना चाहता हूं जो अभी बता रहा हूं सबके लिए। ये 94,511 94,711 जी, 94,511 और 88,723। दोबारा बोलो ना सर। जी मैं बोल रहा हूँ 94,5 और 11 और 88,88 723 88 723 723 723 723 ठीक एक है। बार दोहराते थे आपके लिए, 94,511,88,723 ये नंबर है। नाम क्या है जी? ये नंबर मेरा सुधीर शुक्ला का है। और आप एक काम करिए, क्योंकि जो ये व्हाट्सएप नंबर है, हाँ जी, तो इस पर आप जो फोटो लेकर के उसकी भेज दीजिए, वैरायटी आप लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा। देखिए होता क्या है, आपने जो बताया ना कि गन्ना सूख रहा है। हाँ अब गन्ना, जब आपने ये बताया कि गन्ना सूख रहा है, तो हम ये समझ रहे हैं गन्ना पानी की वजह से तो नहीं सूख रहा होगा, ये तो आपको पता ही है। हाँ कुल मिला करके तो इसका मतलब है कि गन्ने में जमीन में नीचे अगर खोद के जड़ के पास देखें, तो क्या ऐसा है कि ये क्या नाम जो है कि कोई कीड़ा दिख रहा हो, जड़ में कोई लगा हो, जैसे कि जड़ बेधक भी लगता है, तो क्या ऐसा लगा है, या कोई दीमक लगा हो? तो ये चीज देखना है कि गन्ना किसकी वजह से सूख रहा है। तो और उसको हम अगर उसमें कुछ फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप से, तो ये पहचान लेंगे, और उसके बाद हम व्हाट्सएप से जो है आपका जवाब दे देंगे, क्योंकि सिर्फ गन्ना पूरा सूख रहा है कि केवल पत्ती सूख रही है, ये देखना है। ठीक है सर जी, कल फोटो भेज देंगे जी इसकी। ये फोटो आप एकदम भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा बिल्कुल चालू रहता है हमेशा, और इसका जवाब जैसा होगा हम आपको जो है वो दे देंगे, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन ये जरूर आपने जान लिया कि बिना देखे तो यहाँ पर जवाब नहीं दिया जा सकता। देख लेंगे कि गन्ना ये जो है आपका सूख रहा है, जो ये पत्ती सूख रही कि पूरा गन्ना सूख रहा है, ये चीजें।
ठीक है जी। तो बिल्कुल आपका जो सवाल था कि आपको नंबर चाहिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है। आप जो फोटो है वो शेयर कर लीजिए। जैसा ही डॉक्टर साहब देखेंगे, जो उसमें समस्या उनको नजर आएगी, उसके अनुसार आपको जो उपचार है वो यहाँ पर जरूर बता देंगे। डॉक्टर शुक्ला, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने तमाम फसलें बताई जो लगा सकते हैं शरदकालीन गन्ने के साथ, और आपने साथ ही ये बताया कि अभी बुआई भी हमारे किसान हाल ही में किए हैं, तो ऐसे में क्या सही समय रहेगा जो दूसरी फसलें हैं उनकी बुआई करने का? दूसरी फसलें का देखिए, मैं कुछ ये बताना चाहता था कि जैसे शरदकालीन में गन्ने की बुआई अक्टूबर में किसान कर देते हैं जी, तो अब अगर उसमें राजमा लगाना है मान लीजिए, या मसूर लगाना है, या सरसों लगानी है, अलसी लगानी है, इवन मक्का जो है, ये मक्का जो हरे भुट्टे के लिए करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, और आलू भी ले सकते हैं, अभी लगाई जा सकती है, प्याज भी लगाया जा सकता है। तो इसके जो अधिकतर सब की ये प्याज की जो है 2 पंक्तियां जो गन्ने की होती हैं उसमें 3 पंक्तियां प्याज की लगाई जा सकती हैं, और जो जितने और ये फसलों का मैंने नाम लिया, इसमें गन्ने के 2 पंक्तियों के बीच में 2 पंक्तियां उन फसलों की लगाई जा सकती हैं जी। तो अगर गन्ना 90 सेंटीमीटर मतलब 3 फीट पर बोया गया है, तो इनकी 2 पंक्तियां लगा करके किसान जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं, जो दिसंबर जनवरी में। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी अंता फसल हो उसमें कंपटीशन ना हो गन्ने से जी। और गन्ने से कंपटीशन कैसे नहीं होगा अगर अंता फसल की जो जड़ है वो कम गहराई वाली है, या अंता फसल में जो पत्तियां हैं वो कम चौड़ी हैं, अगर अंता फसल की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, तो उससे क्या होता है कि जैसे कि जब हम गन्ने की फसल जो होगी वो अगर अधिक गहराई पर जड़ें जाएंगी तो अंता फसल ऊपर से ले लेगी, वो नमी का अलग अलग लेवल पर जो है वो उसका मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन होगा, तो उससे फायदा ज्यादा होगा। तो ये ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जी। तो ये जब हम फसल लगा रहे हैं, फसलें हमने बताई, अगर ये किसान लगाते हैं तो इनकी अच्छी अच्छी प्रजातियां भी, जैसे राजमा है उसकी PDR 14 है, PDR 14 वो बहुत अच्छी प्रजाति है जो कि गन्ने में लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल। और क्या लगा सकते हैं जानेंगे आपसे डॉक्टर शुक्ला। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका दिनेश जी? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। हमारा ना शिवालिक क्षेत्र में आता है जी, और मेरा 1 एकड़ का जमीन है। मैं ना किन्नू की फसल लगाना चाहता हूँ, किन्नू का बगीचा। जी, किन्नू की आप खेती करना चाहते हैं, आप शिवालिक क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा। एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द ही लौटेंगे और आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर,
जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नींबू वर्गीय फलों के बारे में और शरदकालीन गन्ने के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको जल्द से अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। और ब्रेक पर जाने से पहले यमुनानगर हरियाणा से दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और वो किन्नों की खेती के बारे में जानना चाहते थे। क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा, क्या जानकारी देंगे हमारे कॉलर को? देखिए दिनेश जी, आप शिवालिक एरिया में हैं तो एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किन्नौ लगाना चाहते हैं तो आप किन्नौ उस क्षेत्र की फसल है और आपके सबसे नज़दीकी केंद्र जो है वो पौंटा साहिब जो नाहन के पास पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे नींबू वर्गीय फलों का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। सोलन विश्वविद्यालय का और पालमपुर विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालय वहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर आपको किन्नौ के पौधे लगाने हैं तो इनका सही समय लगाने का है कि या तो आप फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं या फिर इसको जुलाई और अगस्त का महीना उसके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी पौधा लगाएं कम से कम 1 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू करें और एक क्यूबिक मीटर गहरा गड्ढा खोदें और उसमें अच्छी 50 से 60 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद मिला के गड्ढे को पौधे लगाने से पहले भर दें और उसके बाद पौधा लगा के उसमें लगाएं। लेकिन मैं कुछ और भी इसमें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी पूसा संस्थान की 2 प्रजातियाँ लगाएं, पूसा शरद और पूसा राउंड, जो शिवालिक एरिया के लिए भी बहुत अच्छी फसल है और ये आपको अक्टूबर के महीने में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर किन्नौ आप लगाना चाहते हैं तो किन्नौ भी लगाएं और इसके अलावा अगर इन प्रजातियों को लगाते हैं तो आपको अक्टूबर के माह से आपकी तोड़ाई शुरू हो जाएगी और आपको जो बाजार में बेचने के लिए जो फल है वो लंबे समय तक आपके पास उपलब्ध रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। जी, तो दिनेश जी किस तरह से आपको तैयारियां करनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा, हम लगातार यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तुड़ाई का समय चल रहा है, हमारे किसानों को इस समय लाभ मिल सकता है जब अपनी फसल वो सही समय पर बाजार में ले जाते हैं। तुड़ाई करते समय किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, ये बताएं आप। हाँ, देखिए जो नींबू वर्गीय फल हैं इनको वैज्ञानिक भाषा में नॉन क्लाइमेक्टिक फल कहा जाता है कि ये पेड़ पे ही पकते हैं। अगर पेड़ पे आपने थोड़ा सा अगर इसको कच्चा तोड़ लिया तो इस फल सिकुड़ जाते हैं जी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा लेट इसको तोड़ते हैं तो कई बार उनमें जो केड़वन या जिनको ग्रैनुलेशन की समस्या कहते हैं कि जूस उनका सूखने लगता है तो वो समस्या आ जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सही समय पर तोड़ाई उसकी तोड़ाई के लिए, जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट में भी आपने दिखाया कि उसमें जो TSS और एसिड का जो रेशियो होता है वो किन्नौ, टैंजरीन या जो मीठी नारंगी इनमें लगभग 14 होना चाहिए और अगर आपने मौसमी लगा रखी तो उसमें 30 होना चाहिए। तो इस तरह से जो TSS एसिड रेशियो वो बहुत आवश्यक है। लेकिन किसी भी अगर आप थोड़े लेट तोड़ते हैं तो उसमें जो आपकी खटास है वो कम हो जाती है और जो है नींबू वर्गीय फलों में खटास 0.4% से कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी और लेमन और लाइम में हमेशा वो 5.5% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें और हमेशा उसको या तो सिकेटियर के साथ जो क्लिपर होता है उससे कम से कम 1 से 2 मिलीमीटर जो डंठल होता है फल का उसके साथ तोड़ें, कभी भी खींच के न तोड़ें। क्योंकि कई फल ऐसे होते हैं जिनको जब आप खींच के तोड़ते हैं तो ऊपर से वो खुल जाते हैं, वहाँ से फंगस आ सकती है और आपका फल सड़ सकता है। और हमेशा सवेरे के टाइम तोड़ें और कभी भी फल को जमीन पे न गिरने दें। जब आप सीढ़ी को साथ लगा के तोड़ रहे हैं तो आपकी पीठ पे या आपकी कमर में एक थैला बंधा होना चाहिए कि आप फल तोड़ें और उसमें डालते चलें, क्योंकि जो फल जमीन पे आ जाते हैं उनमें बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं या फल चोटिल हो सकता है तो वो दूसरे फलों को भी सड़ा सकता है। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और साथ में श्रेणीकरण बहुत आवश्यक है कि जब आप बाजार में बेचने जाएं तो उनके साइज के हिसाब से उनको अलग अलग वर्गीकृत करके बेचें तो आपको ज़्यादा लाभ मिले। जी, तो आपको तुड़ाई करते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है और जब आप बाजार अपनी फसल को ले जा रहे हैं तब भी आपको प्रबंधन कार्य करते हुए ही जाना है ताकि आपको अपनी फसल का, अपनी उपज का जो है अच्छा दाम मिल सके। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर राजस्थान से श्रवण सिंह जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो
हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्ण जी हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर, हमारे एक नींबू का पेड़ है, उस 3 साल का है, उसके फल नहीं आ रहा सर। जी कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर? कुछ बता सकते हैं कौन सी प्रजाति आपने लगाई हुई है? अच्छा, शायद संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन देखिए, अभी 3 साल का पौधा अगर आपने लगाया है और नींबू का है तो उसमें आप परेशान ना हो। अगर वो कागजी नींबू है तो उसमें अगले साल से फल जरूरी आने लग जाएगा, और उसमें नमी और जो पोषण तत्व हैं उनका प्रबंधन सही तरीके से करें। क्यों? और जैसे ही आपका मार्च का महीना आता है आप उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो भी संस्तुति आपके क्षेत्र की लिखी गई आप बो दें, और दिसंबर जनवरी के महीने में उसमें 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, और बहुत ज़्यादा पानी न दें उसमें। जब आवश्यकता हो तभी पानी दें, और उसमें फल आएगा, आप थोड़ा इंतजार करें। जी तो स्वर्ण जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा भी इंतजार कर लें, और जब फरवरी मार्च का महीना आएगा तो फल जरूर यहाँ पर मिलेगी ही आपको, और आपको उस समय भी कुछ कार्य करने की 3 साल का समय तो लग ही जाता है। 3 साल का समय तो लगता ही है। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, आपको अपना जो नींबू का उत्पाद है वो जरूर यहाँ पर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर शुक्ला का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शुक्ला, अभी बातचीत करें हम यहाँ पर शरदकालीन गन्ने की, तो हमारे किसानों ने जो बुआई कर दी है उसके बाद क्या प्रबंधन कार्य करें? जैसे कि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, पाला पड़ेगा, तो ऐसे में किस तरह से बीज बचाव करें? हमारी जो फसल है उसकी देखभाल कैसे करें? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी अगर शरदकालीन गन्ने की पहली बात तो ये है कि अक्टूबर में बुआई की है जी, और हो सकता है कि उसमें कुछ अगर उन्होंने किसान भाइयों ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में की होगी या अक्टूबर के प्रथम में की हो गई, तो उसमें अंकुरण भी हो रहा होगा जी। तो पहली चीज तो जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है कि 35 से 45 दिन पर उसमें सिंचाई करना है जी। और इसके बाद जो अंतः फसल की बात करते हैं कि उसमें अगर जमाव हो गया है तो उसके बाद भी उसमें अंतः फसल 35 से 45 दिन, जैसे कि नवंबर के महीने में कुछ फसलें ऐसी हैं जो किसान, जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो सब्जियों की खेती कर लेते हैं। जैसे उसमें गोभी लगा देते हैं, तो गोभी की नर्सरी तैयार है तो गोभी भी लगा सकते हैं, बंद गोभी भी लगा सकते हैं, गांठ गोभी भी लगा सकते हैं, सलजम लगा सकते हैं, और गाजर और मूली भी लगा सकते हैं। तो ये भी अभी वो नवंबर में बुआई उसमें लगा सकते हैं शरदकालीन गन्ने में, जो कि ये कोशिश यही होती है कि अगर हमारा खेत ये जो अंतः फसल लगे ये फरवरी तक खाली हो जाए तो गन्ने में कोई विपरीत प्रभाव उसका अंतः फसल का नहीं पड़ता है जी। और जिसके कारण इनकी वृद्धि भी होती है, ये मार्केट में इसको बेच भी लेते हैं, और अच्छी अच्छी वैरायटीज भी हैं उसकी जो है। जैसे गोभी की बहुत अच्छी PSB 16 वैरायटी है, PSB 16, और बंद गोभी की प्राइड ऑफ इंडिया बहुत अच्छे किसान लगा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सीतापुर क्षेत्रफल में देखा है मैंने, किसानों के यहाँ बहुत लगी है। गांठ गोभी भी की किंग ऑफ नॉर्थ बहुत अच्छी प्रजाति है, जो कि हम बताना चाहते हैं किसान भाई जो गन्ने के साथ लगा सकते हैं। और गाजर की पूसा केसर बहुत अच्छी है, जिसकी वो भी अच्छा रेट मिलता है। और मूली भी जौनपुरी, और विभिन्न जो ये जो संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो IIBR जो बनारस में संस्थान है, वहाँ भी लगभग अधिकतर सब्जियों का बीज मिलता है, और वहाँ से भी किसान ले सकते हैं, या पास का जो भी संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, तो वो ये फसलों के बीज जो उस क्षेत्रफल के, उस क्षेत्र के लिए संस्तुत प्रजातियां हैं, वो कोई भी गन्ने के साथ लगाएंगे तो वो उसकी अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी जो है वृद्धि होगी, उसे किसानों को फायदा होगा। और गन्ने के खेत में अगर फरवरी तक गन्ना ये अंतः फसल के द्वारा खाली हो जाता है तो गन्ने की उपज पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है जी। ये चीज में करना। कई बार किसानों को ये लगता है कि उनकी फसल, गन्ने की फसल की बढ़वार पर असर पड़ सकता है, लेकिन हमारे विशेषज्ञ ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि अगर फरवरी तक आप यहाँ पर फसल, दूसरी फसल ले लेते हैं तो आपकी गन्ने की बढ़वार पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तो आपके लिए फायदेमंद है। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी जब आप एक ही खेत में 2 से ज्यादा फसलों का यहाँ पर कार्य करेंगे, उनकी खेती करेंगे तो बिल्कुल। और ऐसे ही हम लगातार इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नींबू वर्गीय फलों और साथ ही शरतकालीन गन्ने के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी करिए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप जैसे ही यहाँ पर कॉल करेंगे हम आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बता दें उत्तर प्रदेश के बागपत से अमित जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका अमित जी? मैडम ये हमने अभी 28 तारीख में गन्ना लगाया था मैडम। 27 और 28 तारीख में आपने गन्ना लगाया है? हाँ जी, और इसकी जो अभी बुआई की है, क्या ये अभी सही समय है इसका? जी अभी आपने लगाया है जी, बताएं डॉक्टर शुक्ला। अभी ठीक है, अभी 27-28 अगर अक्टूबर में गन्ना लगाया है शरतकालीन तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जमा हो जाएगा 35 से 40 दिन पे। सरसों में लगाया है सर ये? अच्छा सरसों में लगाया है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सरसों थी कि तोरिया थी? सर अभी इसका समय पे बुआई जैसे हुई है तो जमाव ठीक होता है क्या? अभी जमाव अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए गन्ने का जमाव अक्टूबर में अगर आपने लगाया है 27-28 में तो अभी उतना तापमान गिरा नहीं है नीचे जो है। जी सर, तो अभी भी आने वाले 5-7 दिनों तक अभी और लगा सकते हैं क्या? अभी लगा सकते हैं, अभी 1 सप्ताह तक ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेम्परेचर अभी सर डाउन हो गया है ना? अभी डाउन देखिए ऐसा है, जो न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो जमाव के लिए सबसे उपयुक्त है। और अभी तापमान 15-16 से नीचे नहीं आया। 38-20 जी, तो अभी आप अगर अभी आपका खेत तैयार है तो अभी आप 2-4 दिन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, अभी सरसों का बीज अभी इस टाइम के लिए कौन सा अच्छा रहता है? नहीं, सरसों आपका बागपत में लगाना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरसों में आप कोशिश ये करिए कि वो प्रजाति लगाइए जो फरवरी तक खेत खाली कर दे। तो जैसे कि वो पूसा क्रांति है जो, और जो प्रजातियां 90-95 दिन की हैं वो प्रजाति दयाल का उमंग आता है, दयाल कंपनी का उमंग के नाम से एक बीज आता है सर। अगर वो ये जरूर देख लीजिए, अब अधिकतर कंपनी के भी प्रजातियां आ रही हैं तो वो उसका उसमें लिखा होगा कि उसका वो कितना अवधि कितनी है, उसका कितने दिन लगते हैं उसमें। तो कोशिश ये हो कि अगर वो 95 दिन 100 दिन के अंदर का है तो इस समय लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगी।
जी, फरवरी तक जो है हमारा खेत गन्ने के लिए खाली हो जाए, इस बात का हमें यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। जी, तो डॉक्टर शुक्ला, ऐसी ही तमाम फसलें हैं जिनका चुनाव करने की आप हमारे किसानों को सलाह दे रहे हैं कि फरवरी तक आपका जो गन्ने का खेत है वो खाली हो जाए, उन्हें उपज मिल जाए और फिर वो गन्ने पर अपना पूरा ध्यान दें और गन्ने की जैसे जैसे बढ़वार होती जाएगी तो वो उसमें किसी तरह की कोई रुकावट यहाँ पर ना आए। अंतिम सवाल डॉक्टर शुक्ला, मैं आपसे ही करना चाहूंगी, हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि अभी भी कई किसानों के मन में ये संदेह रहता है कि अगर हम दूसरी फसल लगा लेंगे तो गन्ने की बढ़वार कम हो जाएगी, कुछ विपरीत असर पड़ जाएगा। आप अंतिम सलाह दे दीजिए हमारे किसानों को। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछ दी। मैं अंतिम में सबसे पहली चीज तो ये कहूंगा कि नाली विधि से गन्ने की बुआई करें, ट्रेंच मेथड जो है। अगर ट्रेंच मेथड से बुआई करेंगे गन्ने में गिरेगा भी नहीं, और अगर शरदकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो अधिकतर अगेती प्रजातियां लगाएं, जो जिस क्षेत्र में जहां के लिए संस्तुत है वही प्रजातियां लगाएं, और अगेती प्रजातियां लगाएं जो कि जल्दी से पक जाती हैं और 10 महीने में पक जाती हैं। और जहां पर हो वो जो जैविक खाद है उसका प्रयोग जरूर करें अंतः फसल के साथ। 10 से 15 टन जो गोबर की खाद या प्रेसमड या जो ये कंपोस्ट है उसका प्रयोग करें। और जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा, तो जो भी हमारे यहाँ एजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी है, ये किसान भाई जानते हैं, पीएसबी के नाम से आता भी है, कंपनी के भी आते हैं। तो ये भी कोशिश करें कि जैव उर्वरक का प्रयोग करें, जिससे कि क्या होता है कि जो मृदा की जो पोषक तत्वों की क्षमता है उसमें भी बढ़वार लंबे समय तक बनी रहती है और जल्दी से ये नहीं होता। और जो फसल अवशेष हैं उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है जी। जो कभी भी गन्ने की खेत में पत्ती को जलाएं नहीं, पत्ती का किसी भी प्रकार से उसको संचित करें, पत्ती का बिछावन करें जो कि बाद में सड़के ये दे। जी बिल्कुल, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शर्मा, आपसे भी अंतिम सवाल यही करना चाहूंगी कि हमारे किसानों को आप नींबू वर्गीय फलों के बागों के बारे में किस तरह की जानकारी देंगे, जब तुड़ाई कर ली है उसके बाद क्या कर लें? हाँ, तुड़ाई के बाद देखिए जो पैकेजिंग होती है, जैसा मैंने कहा कि फल आपका जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, अगर जमीन पे गिरेगा तो उससे सड़न हो जाएगी। तो इसके लिए तुड़ाई किसी जैसे बाजार में अगर आपको भेजना है तो उसमें आप बांस की टोकरी जिनमें नीचे थोड़ा सा जो कुशनिंग मटेरियल कुछ डालें, जैसे धान का पुआल भी होता है, जिससे कम से कम उसमें वाइब्रेशन ना हो बाजार ले जाते वक्त। और हमेशा सवेरे के टाइम तुड़ाई करें और उनको फ्रूट्स को वर्गीकृत करके बाजार में बेचें। जी, बागों में क्या कर सकते हैं हमारे किसान? और बागों में, जिन बागों में तुड़ाई अभी चल रही है उनमें तो अभी तुड़ाई का काम ही चलेगा, लेकिन जिन में तुड़ाई हो चुकी है तो अभी 15 दिन के बाद जब थोड़ा सा तापमान और गिर जाए तो उसमें कटाई छटाई, खास करके ऐसी शाखाएं जो जमीन को छू रही हैं, तो उन शाखाओं को काट के और उनके तने पे जो है ध्यान दें कि कहीं उनमें से गोंद तो नहीं निकल रहा, क्योंकि ये सीजन है फाइटोप्थोरा बीमारी के आने का। तो जो हमारा बोर्डियक्स पेंट होता है, बोर्डियक्स मिक्सर जो है, उसको बना के उस पे उसके तने पे पुताई कर दें। और अगर ज़्यादा गोंद निकल रहा है तो रिडोमिल नामक दवाई आती है जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसकी जड़ों में डालें जी। कम से कम 15 से 20 लीटर पानी उस अगर बड़ा पौधा है तो उसमें भर दें, ताकि जो गमोसिस से होने वाले पौधे इस सीजन में गमोसिस बहुत सीवियरली आती है तो उसको कंट्रोल करें। और अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही आपका बाग स्वस्थ रहेगा जी। और आप ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते जी। तो किस तरह से आप अपने बाग को स्वस्थ रख सकते हैं और तुड़ाई के पश्चात अपने जो फल हैं उन्हें जब आप बाजार ले जा रहे हैं तो किस तरह से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। तो किसान भाइयों बहनों, आज तो आपने जान लिया कि किस तरह से आप नींबू वर्गीय जो फल हैं उनकी तुड़ाई कर सकते हैं, तुड़ाई के बाद प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही शरदकालीन गन्ने में आप कौन सी फसलें साथ ही अंतःफसलीकरण में लगा सकते हैं जिससे आपकी आय में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। ये तो हो गई आज की बात। कल के कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। कल के कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम बात करेंगे फार्मिंग एक्ट अधिनियम 2020 की। फार्मिंग अधिनियम 2020 जो नए कानून
कानून लाए गए हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें पहले ही ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान। वहां पर हमारे पेज पर आप अपनी जो सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपना जो सवाल है वो पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं आप, और हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। कल मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।